Hello dear student, welcome to Adhyan Setu Academy. In today's class, we will discuss about the stability of RCC retaining wall. कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल या बेसिकली आरसीसी रिटेनिंग वॉल में क्या स्टेबिलिटी कंसर्न्स होते हैं वो यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे उनके अगेंस्ट में स्ट्रक्चर को सिक्योर करना है रिटेनिंग वॉल को यहाँ पे हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. इफ़ वी टॉक अबाउट रिटेनिंग वॉल, तो रिटेनिंग वॉल में केवल बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की हेल्प से एलिमेंट को या कंपोनेंट को डिज़ाइन कर लेना सफिशिएंट नहीं होता है. यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी कंसर्न्स होते हैं, स्टेबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, उन्हें भी हमें सिक्योर करना होता है, उन्हें भी हमें इंश्योर करना होता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने टाइप के स्टेबिलिटी कंसर्न्स या क्राइटेरिया होते हैं फॉर द रिटेनिंग वॉल. तो बेसिकली दो तरह की स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमें यहाँ पे इंश्योर करने होते हैं. फर्स्ट वन इज़ overturning, about, toe, and second one is sliding in horizontal direction. तो बेसिकली दो तरह के स्टेबिलिटी क्राइटेरिया या सिचुएशंस हो सकती हैं फॉर द रिटेनिंग वॉल. ओवरटर्निंग अबाउट टो मीन्स कि ओवरऑल स्ट्रक्चर टो के रिस्पेक्ट में ओवरटर्न कर जाए ड्यू टू द लेटरल थ्रस्ट. और स्लाइडिंग का मतलब है कि ओवरऑल रिटेनिंग वॉल ही स्लाइड कर जाए इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू द लेटरल थ्रस्ट. तो इन दोनों को किस तरीके से सिक्योर करना है, इन दोनों स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अगेंस्ट में स्ट्रक्चर को, यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे. तो वन बाय वन डील करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरटर्निंग अबाउट द टो, फर्स्ट स्टेबिलिटी सिचुएशन इज ओवरटर्निंग अबाउट टो. तो अगर हम किसी रिटेनिंग वॉल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दिस इज अ रिटेनिंग वॉल, यहाँ तक हमने सॉइल फिल किया हुआ है, दैट इज एक्चुअल ग्राउंड लेवल. ये हम टो वाला पोर्शन है. फ्रंट साइड में जो बेस स्लैब का पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड टो, और जो बैक साइड में होता है दैट इज कॉल्ड हील. तो टो के अबाउट यहाँ पे जो भी सॉइल है उसके थ्रू एक लैटरल या हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा. इस फोर्स के रिस्पेक्ट में ओवरऑल स्ट्रक्चर इस पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न कर सकता है इस तरीके से. दैट इज कॉल्ड ओवरटर्निंग अबाउट टो. अब ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये यहाँ पे हमें देखना है. तो सबसे पहले हमें प्रेशर फोर्स चाहिए, कितना लेटरल फोर्स एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन. और अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. अगर यहाँ पे हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल ड्रॉ करें फॉर दिस कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा. बॉटम में मैक्सिमम होगा और टॉप पे जीरो होगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है के ए गामा एच, हाइट पे डिपेंड करता है. हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, प्रेशर की वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग डेप्थ पे प्रेशर एग्जिस्ट करेगा रिटेनिंग वॉल पे. अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट प्रेशर होगा लेटरल डायरेक्शन के लिए, वो हम जब कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल होगा इस प्रोफाइल के एरिया के इक्विवेलेंट, और एक्ट करेगा इस प्रोफाइल के सेंटर पे. तो ये ट्रायंगल है. अगर हम रिजल्टेंट प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें PH, ये कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल. अब ट्रायंगल का एरिया यहाँ से यहाँ तक की हाइट, टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल, और ये वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पे कैपिटल H आ जाएगा. तो PH इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, मीन्स KA गामा H इंटू H. तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 1/2 KA गामा H स्क्वायर. इतने मैग्नीट्यूड का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ पे एक्ट करेगा, और इसका पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे होगा, वो होगा इस पूरे प्रोफाइल के CG पे. तो ये ट्रायंगल है, इसका CG बेस से 1/3 की हाइट पे आएगा. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो H/3 होगी. जो टोटल हाइट रिटेनिंग वॉल की उसका 1/3 होगा CG. तो बेस से 1/3 हाइट पे रिजल्टेंट लेटरल थ्रस्ट या लेटरल प्रेशर एक्ट करेगा PH. अब इसी लेटरल थ्रस्ट की वजह से अबाउट द टो ये रिटेनिंग वॉल ओवरटर्न कर सकता है.
तो इफ MO is overturning moment about टो। अब जब रिटर्निंग वॉल टो के अबाउट ओवरटर्न करेगा तो इसको रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा? इसको रेजिस्टेंस मिलेगा ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ सॉइल एंड सेल्फ वेट ऑफ रिटर्निंग वॉल। रिटर्निंग वॉल का सेल्फ वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और यहाँ पे जो सॉइल फिल हमने कर रखी है उसका भी सेल्फ वेट यहाँ पे सपोज दैट इज W1, दैट इज W2, और जो बेस है इसका भी सेल्फ वेट यहाँ पे लगेगा, दैट इज W3। तो सेल्फ वेट ऑफ फील्ड सॉइल इन बैक साइड एंड सेल्फ वेट ऑफ रिटर्निंग वॉल के थ्रू जो मूवमेंट आएगा वो स्टेबलाइज करेगा या रजिस्ट करेगा इस ओवरटर्निंग इफेक्ट को। एंड MS is stabilizing movement about toe by self weight of soil and self weight of retaining wall। रिटर्निंग वॉल तो MO ओवरटर्निंग मूवमेंट या डिस्टर्बिंग मूवमेंट होगा और यहाँ पे MS जो होगा वो स्टेबलाइजिंग मूवमेंट होगा जो कि स्टेबल करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऑफ ओवरटर्निंग मूवमेंट। अगर ये इस फोर्स की वजह से ओवरटर्निंग मूवमेंट इस डायरेक्शन में लगेगा तो सेल्फ वेट की वजह जो स्टेबलाइजिंग मूवमेंट है टो के अबाउट वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस ओवरटर्निंग इफेक्ट को स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंस टाइप का मूवमेंट है और ये स्टेबिलिटी टाइप का स्टेबलाइजिंग टाइप का मूवमेंट है। कहने का मतलब ये डिज़ाइन वैल्यू हम इसको बोल सकते हैं और ये वर्किंग वैल्यू है। जिस वैल्यू पे फेल्यूअर फिनोमिना आता है दैट इज़ वर्किंग वैल्यू और जो सेफ करता है या अल्टीमेट वैल्यू होती है दैट इज डिज़ाइन वैल्यू। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ओवर टर्निंग F1 विल बी इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है अल्टीमेट वैल्यू डिवाइड बाई वर्किंग वैल्यू। तो अल्टीमेट वैल्यू यहाँ पे है MS और वर्किंग वैल्यू है यहाँ पे MO। अब यहाँ पे कोड ने कुछ रिकमेंड किया है एज पर IS 456-2000। IS 456-2000 ने बोला है कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है उसके आने के चांसेस केवल 0.9 टाइम्स होते हैं, मतलब 90% टाइम ही कैरेक्टरिस्टिक डेड लोड ऑकर होता है, अदरवाइज उससे कम वैल्यू ही रहती है। ओनली 0.9 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक डेड लोड विल ऑकर। तो जब केवल 0.9 टाइम्स डेड लोड के आने के चांसेस हैं तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है दैट विल बी इक्वल टू 0.9 MS डिवाइडेड बाई MO एंड दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.4। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करके F1 की वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं स्टेबिलिटी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग। नाउ सेकेंड वन इज स्लाइडिंग। ड्यू टू द lateral thrust सेकेंड वन इज स्लाइडिंग। तो अगर कोई रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पे सॉइल फिल की गई है, सॉइल के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लेटरल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट करेगा दैट इज PH। तो इस प्रेशर की वजह से ओवरऑल रिटेनिंग वॉल स्लाइड कर सकता है इन लेटरल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ओवरऑल रिटेनिंग वॉल स्लाइड कर सकता है और इस स्लाइडिंग के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस होती है वो मिलती है विद द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बेस एंड सॉइल बिलो।
बेस के नीचे जो सॉइल है और जो कंक्रीट का बेस है, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स रजिस्ट करेगा इस स्लाइडिंग को। तो जो ये स्लाइडिंग होगी पीएच की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा विथ फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिस्टर्बिंग प्रेशर है, डिस्टर्बिंग फोर्स है पीएच, और जो एफ आर है ये रजिस्टिंग फोर्स है या स्टेबलाइजिंग फोर्स है अगेंस्ट द स्लाइडिंग। तो अगर इफ summation W is total self weight of soil and retaining wall and mu is coefficient of friction। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू समेशन डब्लू, म्यू इंटू समेशन डब्लू, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एंड द लैटरल फोर्स, लैटरल या हॉरिजॉन्टल फोर्स पीएच विल बी, पीएच हमने अभी कैलकुलेट किया था, जो यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रोफाइल बनेगी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये पीएच की वैल्यू होगी 1/2 KA गामा एच स्क्वायर। सो पीएच विल बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/2 KA गामा एच स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना होगा फॉर द स्लाइडिंग। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग F2 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिज़ाइन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा या अल्टीमेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लेटरल थ्रस्ट है वो वर्किंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है अल्टीमेट बाई वर्किंग वैल्यू। तो ये हो जाएगा म्यू समेशन डब्लू डिवाइड बाई पी एच। अगेन एज पर IS 456/2000 only 0.9 times characteristic dead load will occur. So the factor of safety will be equal to 0.9 mu summation W divided by pH, and that value should be greater than or equal to 1.4 again। ये वैल्यू भी F2 की वैल्यू भी 1.4 के इक्वल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर इन एनी केस ये वैल्यू 1.4 से नीचे जाती है, कम आती है, उस केस में हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रोवाइड करना होता है रिटर्निंग वॉल में बेस पे, दैट इज कॉल्ड शियर की। सो इफ F2 is less than 1.4, so shear key is provided at base। अगर F2 की वैल्यू 1.4 से कम आ रही, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर स्लाइडिंग के अगेंस्ट में सेफ नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है, वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर यूज़ करना हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट बनाना होता है, दैट इज कॉल्ड शियर की। अब शियर की होता क्या है, सपोज ये एक रिटेनिंग वॉल है अपने पास, इस रिटेनिंग वॉल में इधर लेटरल थ्रस्ट लग रहा था जिसकी वजह से स्लाइडिंग हो रही थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट शियर की बनाना होता है। शियर की एक वॉल होती है जो कि बॉटम साइड में प्रोवाइड की जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है शेयर की प्रोवाइड करने से, एक तो स्लाइडिंग के अगेंस्ट में हमें फ्रिक्शनल फोर्स तो मिल रहा है जो को स्टेबलाइज करेगा स्लाइडिंग को, और दूसरा अगर ये सफिशिएंट नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइडिंग के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे शियर वॉल बनाने पे एक एक्स्ट्रा पैसिव अर्थ प्रेशर लगता है शियर वॉल पे,
अर्थ के थ्रू इस वॉल पे एक प्रेशर लगता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव अर्थ प्रेशर, क्योंकि ये एक्टिव अर्थ प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इंश्योर होती है शेयर वॉल की हेल्प, शेयर की हेल्प से अगेंस्ट द स्लाइडिंग। इसीलिए जब भी F2 की वैल्यू 1.4 से कम होगी वहाँ पे हमें शेयर की प्रोवाइड करनी होती है। इसको हमें डिज़ाइन करना होता है कि कितनी डेप्थ होगी इसकी, ये कितनी डेप्थ आएगी, ये डिज़ाइन करके निकालना होता है हमें। तो ये मेन फंक्शन या बेनिफिट होता है शेयर की का। तो इस तरीके से दोनों क्राइटेरिया हम इंश्योर करते हैं, चाहे वो ओवर टर्निंग हो या स्लाइडिंग हो, दोनों ही हमें इंश्योर करना होता है डिज़ाइन करने से पहले। अब अगर ये इंश्योर नहीं होते हैं, वहाँ पे फिर से हमें डायमेंशन को रीचेक करना होता है और फिर रीसेट करना होता है डायमेंशन को, जो कि आगे हम देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।